घोर हिंसा युक्त कामुकता। समाचार पत्रों में छपी एक खबर का सार प्रस्तुत है। दैनिक नवभारत टाइम्स हिंदी, नई दिल्ली, दिनांक 28 अगस्त 86। नई दिल्ली के एक युवक ने एक अनजान युवती के साथ दोस्ती गांठी, उसे अपने घर ले गया। पहले उसने उस युवती के साथ बलात्कार किया, फिर उसे घसीटकर किचन में ले गया, चाकू से उसके शरीर पर खरोंचें लगाईं, युवती की लहूलुहान अवस्था में उसके साथ पुनः बलात्कार किया, फिर उसे वह बेडरूम में घसीट कर ले गया, उसके साथ फिर बलात्कार किया। इससे मिलती जुलती खबरें हर देश के अखबारों में दिखाई पड़ती हैं। ये खबरें व्यक्ति की अतिशक्ति की अतिरिक्त मात्रा के साथ उसके मूल स्वभाव का भी परिचय देती हैं। ऐसा व्यक्ति क्रोधी तथा विध्वंसकारी स्वभाव का होता है। रौद्र प्रेरक स्त्रावों। प्रस्तुत पुस्तक प्रकरण 2 भाग 2 प्रसंग एड्रिनल मध्य भाग तथा युव सुलभ हार्मोनों के अधिक स्त्रावों के साथ विध्वंसकारी स्वभाव का मेल इस प्रकार के असामान्य कृत्यों का कारण बनता है जहां यौनांग प्रभावहीन हो जाते हैं। ब्रिटेनिका में पीड़क प्रवृत्ति, संदर्भ 2 जिल्द 10 प्रसंग सैडिज्म तथा पीड़ा सहिष्णु प्रवृत्ति, संदर्भ 2 जिल्द 7 प्रसंग मैसोकिज्म को मनोकाम विकार माना गया है। इसमें वर्णित कुछ अंशों का सार इस प्रकार है। पीड़ा सहिष्णु व्यक्ति मामूली हिंसा से लेकर तीव्र यंत्रणा पाने तक की अवस्था में सुख का अनुभव करता है। यह सुख अपमानित होने के रूप में भी हो सकता है और चाबुक द्वारा पीटे जाने के रूप में भी। इन यंत्रणाओं में कुछ व्यक्तियों को सुख की प्राप्ति होती है। पीड़क कामी दूसरों को कष्ट पहुंचाकर संतोष प्राप्त करता है। वह अपना शिकार ऐसा व्यक्ति चुनता है जो पीड़ा सहिष्णु न हो। जो पीड़ा सहन करने के लिए सहज तैयार हो, उसे पीड़ा देने में पीड़क को पूरा संतोष नहीं मिलता। पीड़क कामी द्वारा दी गई पीड़ा की मात्रा कभी हल्के दर्जे की होती है जो मात्र मानसिक यंत्रणा तक सीमित रहती है, और कभी इतनी नृशंस होती है कि इससे पीड़क के शिकार की मृत्यु तक हो सकती है। टिप्पणी। निष्कर्ष यह है कि पीड़क कामी के शिशन का स्थान कोड़ा ले लेता है और योनि क्षेत्र का स्थान पूरे शरीर की त्वचा ले लेती है। ये दोनों क्रियाएं हमारी बनाई हुई परिभाषा के अनुसार कामुकता के वर्ग में नहीं आती। फिर भी उनकी चर्चा यह इसलिए की गई है कि इस हिंसा क्रिया की प्रेरणा में युव सुलभ हार्मोनों की थोड़ी सी मात्रा शामिल रहती है, जो व्यक्ति में स्पर्श सुख की कामना उपजाती है। किसके लिए कितनी स्पर्श संवेदना सुखद और कितनी दुखद है, यह व्यक्ति की सहिष्णु क्षमता पर निर्भर है। यह सहिष्णु क्षमता कुछ सीमा तक अंतःस्रावों की देन होती है। आमतौर पर परिवेश या समाज द्वारा नियंत्रित होती है। जिस समाज में काम तुष्टि के उपायों पर सामाजिक वर्जनाएं अधिक होती हैं, वह संभावित यौन सहचर की तनिक सी छुअन व्यक्ति को प्रगाढ़ स्पर्श की अनुभूति करा देती है। ऐसे समाज के सदस्य के लिए प्रगाढ़तम स्पर्श की अंतिम सीढ़ी मैथुन होती है। जिस समाज में मैथुन सामान्य क्रिया बन जाती है, वहाँ यौनांग की स्पर्श संवेदना कम हो जाती है और व्यक्ति पूरे शरीर की त्वचा पर स्पर्श प्रगाढ़ करने की कामना करता है। यह कामना स्त्री और पुरुष दोनों में उपज सकती है, जो दोनों को बारी बारी से कोड़ा खाने और कोड़ा लगाने के लिए प्रेरित करती है। पीड़क कामुकता के अन्य कारणों में से एक यह भी हो सकता है कि पुरुष विशेष में हीनता की यह भावना भर जाए कि वह अपने यौन सहचर को यौनांग के प्रहार द्वारा नहीं जीत सकता। हीनता की यह भावना कोड़े को शिशन का स्थानापन्न बना सकती है। यदि कर्म पात्र में पीड़ा सहिष्णुता की मात्रा कम होती है, तो उसके मुख से निकली आहा को पीड़क कामी अपने पौरुष के पक्ष में वहां मानकर श्रेष्ठत्व से विभोर हो सकता है। यदि कर्म पात्र में पीड़ा सहिष्णुता की मात्रा अधिक होती है, तो पीड़क का कोड़ा विफल हो जाता है। ऐसा विफल पुरुषत्व वयस्क पात्रों से विमुख होकर छोटे बच्चे बच्चियों को अपना शिकार बनाता है।
अबोध बच्चियों के साथ मैथुन की जो खबरें समाचार पत्रों की चौखटों में छपती हैं, वे पीड़क कामियों की बेचारगी को श्रेष्ठत्व में बदलने की चेष्टाओं का परिणाम होती हैं। एक और स्पष्टीकरण। प्रश्न उपजता है कि पीड़क प्रवृत्ति संबंधी या जैव रासायनिक जानकारी देकर हम कहीं पीड़क जनों को कानूनी संरक्षण तो प्रदान नहीं कर रहे हैं। उत्तर यह है कि यदि दो बराबर के पीड़क और पीड़ा सहिष्णु जनों का सहचर्य होता है तो वे दोनों सुख का लेन देन करते हैं। इसलिए उन दोनों में से कोई भी अपने साथ हुए कृत्य की फरियाद करने कानून के पास नहीं पहुंचता। बात समाज या कानून तक तभी पहुंचती है जब दोनों सहचरों में से किसी एक का अनिष्ट होता है। वह अनिष्ट शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक या सामाजिक भी। ऐसी स्थिति में आशा यही की जाती है कि समाज या कानून अनिष्टकारी को दंड देगा। भाग 5 औचित्य चर्चा। इस प्रकरण में काम तुष्टि की जिन प्रचलित क्रियाओं की चर्चा हुई है उनको उचित या अनुचित ठहराने की स्थिति में हम नहीं हैं। यह इसलिए कि हर व्यक्ति के यौन व्यवहार के पीछे उसका शारीरिक तंत्र होता है, उसके मौलिक स्वभाव की छाप होती है तथा उसके आसपास के समाज की भूमिका होती है। व्यक्ति के यौन व्यवहारों के अन्य कारणों में से कुछ भौगोलिक होते हैं, कुछ राजनैतिक, कुछ आर्थिक और कुछ परंपरागत भी। ऐसे सभी कारणों पर विचार करके प्रत्येक देश और प्रत्येक काल के मनीषी काम संबंधी नियमों का निर्माण करते रहते हैं। वे नियम ना तो सभी दिशाओं के लिए एक जैसे उपयोगी होते हैं, न ही सभी युगों के लिए मान्य होते हैं। इन सब कारणों को मन में रखते हुए हम काम तुष्टि की इन प्रचलित क्रियाओं के औचित्य पर अपना मत नहीं दे रहे हैं। इसकी बजाय वात्स्यायन के 2 सूत्रों पर यहाँ दी गई व्याख्या देकर हम इस प्रकरण का समापन कर रहे हैं। शास्त्र में किसी विषय की चर्चा करने से वह विषय व्यवहार के योग्य नहीं हो जाता। शास्त्रों के विवेचन का विषय व्यापक हुआ करता है, इसलिए उनमें अच्छे और बुरे सभी विषयों की तटस्थ चर्चा होती है, किंतु उन सभी विषयों का व्यवहार सब जगह एक जैसा नहीं होता। उदाहरणतः आयुर्वेद में कुत्ते के मांस को रस वीर्यवर्धक बताया गया है, इसलिए कि जब मांस का प्रकरण चल रहा हो तो अन्य जीवों के साथ कुत्ते के मांस के गुण दोष भी बताए जाने चाहिए। इससे आशा यह नहीं समझा जाना चाहिए कि कुत्ते का मांस खाने की सिफारिश की जा रही है। संदर्भ 15 2-9-41-42 प्रकरण 5 कामोत्कर्ष तथा उपरांत। रति आदि सभी स्थायी भाव परिवर्तनशील है। शांत भाव व्यक्ति की प्रकृति यानी मूल स्वभाव है। इस प्रकृति से अन्य भाव उत्पन्न होते हैं, फिर अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करके इसी में लीन हो जाते हैं। नाट्य शास्त्र 6/87-88 विषय प्रवेश। पुरुष के काम सुख का शिखर वीर्य विसर्जन से संबंधित है, इसलिए पुरुष का कामोत्कर्ष सुनिश्चित है। स्त्री के शिखर सुख के साथ वीर्य जैसा पदार्थ स्खलित नहीं होता, इसलिए स्त्री के कामोत्कर्ष की सीमा रेखा अस्पष्ट मानी जाती रही है। इस अस्पष्टता का एक कारण यह भी है कि स्त्री के यौन सुख को जांचने परखने का कार्य पिछली शताब्दी तक पुरुष यौन शास्त्री करते रहे हैं। ऐसे अनेक यौन शास्त्रियों का हवाला हैवलॉक एलिस ने अपनी पुस्तक संदर्भ 7 प्रकरण 7 प्रसंग Why Love is an Art में इन शब्दों में दिया है। 100 साल से तनिक कम समय पहले एक अंग्रेज शल्य चिकित्सक एक्टन ने एक पुस्तक लिखी थी जो यौन विषयक नामक पुस्तक समझी जाती थी। इस पुस्तक में कहा गया था कि स्त्रियों के विषय में यह समझना कि उनमें काम भावना होती है स्त्रियों को कलंकित करना है। लगभग उसी समय की मानक समझी जाने वाली एक चिकित्सा संबंधी पुस्तक में ये विचार प्रकट किए गए थे कि केवल लंपट
स्त्रियां ही पति के आलिंगन में सुख प्राप्ति के भाव प्रकट करती हैं। तनिक कल्पना करें कि ऐसी स्थिति में स्त्री के शिखर सुख के विषय में ठीक से निर्णय कर पाना कितना संभव था। इस शताब्दी में यौन अनुसंधान के क्षेत्र में महिलाओं के प्रवेश से स्त्रियों के यौन सुख को शब्दों में व्यक्त होने का अवसर मिला है। श्रीमती शेरे हाइट द्वारा किए गए सर्वेक्षणों पर आधारित पुस्तक द हाइट रिपोर्ट ऑन फीमेल सेक्सुअलिटी में स्त्री के कामोत्कर्ष के शीर्षक का 76 पृष्ठ का एक पूरा प्रकरण है। इन्हीं श्रीमती हाइट के सर्वेक्षणों पर आधारित दूसरी पुस्तक द हाइट रिपोर्ट ऑन मेल सेक्सुअलिटी भी छपी है। इस पुस्तक में कामोत्कर्ष शीर्षक का कोई प्रकरण नहीं है, शायद इसलिए कि पुरुष का शिखर सुख छानबीन का विषय नहीं है, बल्कि पुरुष के वीर स्खलन को काम शिखर का पैमाना मानकर स्त्री के कामोत्कर्ष को से नापा जाता है। मास्टर्स एंड जॉनसन ने स्त्री पुरुषों की कामुकता के विषय में जो 4 सोपान निश्चित किए हैं, उनमें से आरंभिक 2 सोपानों प्रस्तुत पुस्तक प्रकरण 3 भाग 2 ख प्रसंग दूसरा माध्यम रक्त मास्टर्स एंड जॉनसन एवं उनके अनुसंधानों का परिचय प्रसंगानुसार दिया जा चुका है। अंतिम 2 सोपान है कामोत्कर्ष की अवस्था तथा शमन अवस्था या रिसोल्यूशन फेज। इन दोनों सोपानों की चर्चा यहाँ वांछित है। कुछ अनुसंधानों का सार। पुरुष के कामोत्कर्ष काल की विशेष शारीरिक घटना है वीर्य स्खलन। स्त्री में वीर्य स्खलन के बराबर की घटना के विषय में मास्टर्स एंड जॉनसन ने स्त्री पुरुष का जो तुलनात्मक अध्ययन किया है, उनमें से कुछ सूत्रों का सार इस प्रकार है। वीर्य स्खलन के समय श्वसन स्थित मूत्र मार्ग में 0.8 सेकंड के अंतराल से या लयात्मक संकुचन होता है। आरंभिक 3-4 संकुचनों के बाद उनकी गति धीमी पड़ जाती है और उनके मध्य का फासला बढ़ जाता है। धीमे पड़ते हुए ये संकुचन उत्तरोत्तर समाप्त हो जाते हैं। आरंभिक 3-4 संकुचनों के बाद वीर्य उछाल की रेचन शक्ति में कमी आती है। स्त्री के कामोत्कर्ष काल के अंतिम क्षणों में गर्भाशय में संकुचन होता है। तत्पश्चात उसके कामोत्कर्ष के धरातल प्रस्तुत पुस्तक का प्रकरण 3 भाग 2 प्रसंग तीक्ष्ण स्पर्श संवेदना के बोधक अंग में 0.8 सेकंड से या लयात्मक संकोचन होता है। आरंभिक 3 से 6 संकोचनों के बाद इनके मध्य समय का फासला बढ़ जाता है। धीरे धीरे ये संकोचन समाप्त हो जाते हैं। ये संकोचन प्रकट करते हैं कि कामोत्कर्ष के अंतिम क्षणों में स्त्री पुरुष के यौनांगों की प्रतिक्रिया लगभग एक जैसी होती है। अंतर केवल इतना होता है कि पुरुष इन संकुचनों के साथ वीर्य स्खलित करता है, स्त्री नहीं करती है। M.N.J. ने अपने निष्कर्षों में स्त्री पुरुष की कुछ असमान प्रतिक्रियाओं का भी जिक्र किया है। उनमें से मुख्य है पुरुष का विराम काल। विराम काल के विषय में M.N.J. के अनुसंधानों का सार इस प्रकार है। संदर्भ 13 प्रकरण 17 प्रसंग ऑर्गेस्मिक फेज एंड रिसोल्यूशन फेज तथा प्रकरण 14 प्रसंग फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेस्म। कामोत्कर्ष के बाद की शमन अवस्था में पुरुष कुछ देर के लिए एक अनिवार्य विराम अवस्था में लीन हो जाता है। इस अवस्था में वह चाहनेवर भी पुनः तुरंत उत्तेजित नहीं हो सकता। यह विराम काल कुछ मिनटों का भी हो सकता है और कुछ घंटों का भी। कामोत्कर्ष के बाद स्त्री विराम की अवस्था में नहीं होती। उसे यदि पर्याप्त उत्तेजना मिले तो वह शमन अवस्था में पुनः तुरंत उत्तेजित होकर फिर से कामोत्कर्ष प्राप्त कर सकती है। मास्टर्स एंड जॉनसन इन्हीं प्रकरणों में आगे कहते हैं, पुरुष का पहला कामोत्कर्ष अधिक सुखद होता है।
दूसरा कम सुखद होता है। इसके विपरीत स्त्री के पहले शिखर सुख की तुलना में दूसरा तथा तीसरा अधिक सुखद होता है। पसीने की प्रतिक्रिया के विषय में M&J के परीक्षण बताते हैं। संदर्भ 13, प्रकरण 3 तथा प्रसंग परस्पाइरेशन। 1/3 के लगभग परीक्षित पात्रों में कामोत्कर्ष के बाद पसीने की प्रतिक्रिया देखी गई है। स्त्रियों में यह पसीना पीठ, रान, छाती, बाल तथा कंधों तक दिखाई देता है। कुछ स्त्रियों में यह पांव के तलुए, हथेली, माथे तथा होंठ के ऊपरी भाग पर भी दिखाई देता है। पुरुष में पसीना आमतौर पर हथेली तथा पांव के तलुए में फूटता है। किसी किसी की गर्दन तथा सिर पर भी दिखाई देता है। मास्टर्स एंड जॉनसन के ये निष्कर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन पर अतिशक्ति संबंधी अपनी मान्यता के अनुसार निष्कर्ष प्रस्तुत करने से पहले श्रम, थकान तथा व्यायाम संबंधी कुछ मोटे तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ। श्रम, थकान तथा व्यायाम संबंधी कुछ तथ्य। शरीर क्रिया विज्ञान के अनुसार श्रम तथा थकान संबंधी कुछ सूत्र इस प्रकार हैं। संदर्भ 9, अध्याय 6, प्रसंग पेशी श्रम। पेशी के निरंतर संकुचित होते रहने से ऑक्सीजन तथा शर्करा की कमी होती है और मल पदार्थों का संचय होने लगता है। वे मल पदार्थ हैं लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पोटेशियम फॉस्फेट। मल पदार्थों के संचय से श्रम का आभास होता है। यदि पेशी को ऑक्सीजन तथा शर्करा मिलती रहे तो मल पदार्थों का निवारण होता रहता है। लैक्टिक एसिड को शर्करा के रूप में बदलने का कार्य ऑक्सीजन युक्त रक्त करता है। रक्त से मल निकालने का कार्य श्वसन द्वारा पूरा होता है। फिजियोलॉजी ऑफ मैन में श्रम संबंधी इन्हीं तथ्यों को अन्य शब्दों में दोहराया गया है। साथ ही एक वाक्य यह भी जोड़ा गया है, आहार द्वारा प्राप्त शक्ति का विसर्जन यदि अर्जन से अधिक हो तो भी पेशी श्रम उत्पन्न होता है। संदर्भ 12, प्रकरण 4, प्रसंग समरी। ब्रिटानिका में दिए गए थकान संबंधी लेख का बड़ा भाग उद्योग तथा व्यावसायिक उत्पादन से संबंधित है। इस लेख की आरंभिक पंक्तियों का हमारे विषय में संबंध है। संबंधित पंक्तियों को यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। संदर्भ 2, खंड 4, प्रसंग फैटिग्यू, FATIGUE। थकान एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी उद्यम के प्रति अरुचि का अनुभव करता है और अपने आप को कार्य विशेष के जारी रखने में असमर्थ पाता है। थकान के कारणों में पेशियों की शक्ति का चुक जाना भी हो सकता है, किंतु यह निश्चित नहीं है। थकावट के कारणों में दर्द, चिंता, भय तथा उकताहट भी हो सकती है। ब्रिटानिका के एक अन्य लेख में आराम से भारी व्यायाम तक की कुछ शारीरिक दशाओं की सारणी प्रस्तुत की गई है। संदर्भ 2, खंड 19, प्रकरण एक्सरसाइज एंड फिजिकल कंडीशनिंग। इस सारणी में दिए गए हमारे विषय से संबंधित अंश इस प्रकार हैं। व्यायाम की शारीरिक प्रतिक्रिया, व्यायाम की मात्रा। 1. आराम के समय हृदय गति प्रति मिनट 70, रक्तचाप संकोच कालिक 120, विस्तार कालिक 72, श्वसन प्रति मिनट 10। व्यायाम की मात्रा 2. हल्के व्यायाम के समय हृदय गति प्रति मिनट 110, रक्तचाप संकोच कालिक 140, विस्तार कालिक 76, श्वसन प्रति मिनट 16। व्यायाम की मात्रा 3. तनिक भारी व्यायाम के समय हृदय गति प्रति मिनट 130, रक्तचाप संकोच कालिक 160, विस्तार कालिक 78, श्वसन प्रति मिनट 20। व्यायाम की मात्रा 4. बहुत भारी व्यायाम के समय हृदय गति प्रति मिनट 150, रक्तचाप संकोच कालिक 180, विस्तार कालिक 80, श्वसन प्रति मिनट 30। 5. अधिकतम व्यायाम के समय
हृदय गति प्रति मिनट 200, रक्तचाप, संकोच कालिक 200, विस्तार कालिक 85, श्वसन प्रति मिनट 50। टिप्पणी। प्रश्न यह उपजता है कि कामुकता जैसे सुखद प्रसंग में श्रम, थकान तथा व्यायाम जैसे असंबद्ध विषयों की चर्चा यहाँ क्यों की जा रही है? उत्तर यह है कि चिकित्सा की दृष्टि से शरीर क्रिया संबंधी जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें यौनांगों से संबंधित प्रजनन पक्ष अधिक स्पष्ट हुआ है। इन अंगों की कामुकता संबंधी क्रियाशीलता उन पुस्तकों में गौड़ रही है। कामुकता के क्षेत्र में जो अनुसंधान हुए हैं, उनमें काम तनाव के समय विसर्जित होने वाली शक्ति का पक्ष अनदेखा हुआ है। कामोत्कर्ष के बाद की विराम अवस्था का कारण समझने के लिए कामुकता के साथ श्रम और थकान संबंधी तथ्यों का मिलान करना जरूरी है। कुछ चर्चा पेशियों की भी। M&J के निष्कर्षों के अनुसार संदर्भ 13 प्रकरण 17 प्रसंग मायोटोनिया। ज्यों-ज्यों कामुकता का तनाव प्रथम अवस्था से उत्कर्ष की ओर बढ़ता है, त्यों-त्यों पेशियों का संकोचन ऐंठन का रूप धारण करता है। कामुकता संबंधी ऐंठन का आशय है वह शारीरिक अवस्था जब अधिक अंगों की पेशियां एक साथ संकुचित होती हैं। इसका परिणाम होता है ताप का अधिक उत्पादन, और यह पहले से स्पष्ट है कि ताप ही शक्ति है। यहाँ यह फिर से स्पष्ट करना आवश्यक है कि ताप के उत्पादन से आशय ताप का विसर्जन है। यह इसलिए कि शरीर के लिए अनुकूल मात्रा से अधिक ताप शरीर में समा नहीं सकता, अतः अधिक मात्रा में उपजे ताप का विसर्जन करना शरीर का धर्म है। इसीलिए किसी भी कारण से बढ़ा हुआ ताप पसीने के वाष्पीकरण के रूप में या त्वचा के ताप के रूप में वातावरण में विलीन होता रहता है। कामोत्तेजन की आरंभिक अवस्था से निष्कर्ष अवस्था तक स्त्री पुरुष कितना ताप अथवा ऊर्जा विसर्जित कर लेते हैं, इसकी मात्रा हमें किसी स्रोत से ज्ञात नहीं हुई है, किंतु एक उपाय से इस विसर्जन का अनुमान हो सकता है। वह उपाय है व्यायाम तथा कामोत्तेजना की अवस्थाओं में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की तुलना करना। इस तुलना के आधार है M&J के कुछ निष्कर्ष तथा ब्रिटेनिका के व्यायाम संबंधी कुछ उद्धरण। हृदय गति तथा श्वसन। M&J के विवरण के अनुसार कामोत्कर्ष के समय स्त्री पुरुष की हृदय गति प्रति मिनट 110 से 180 के मध्य रिकॉर्ड की गई है। संदर्भ 13 प्रकरण 17 प्रसंग टैकार्डिया।